हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इस सुपरफास्ट क्लास में दो चैप्टर को इस क्लास में कवर किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कवर किया जाएगा। साथियों, अब आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए और इस क्लास को हमेशा आप 20 दिन मात्र और आप फॉलो कर लीजिए। हमेशा इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं हर एक साल और इस चैप्टर से हमेशा बनेंगे। तो हम लोग बिना समय को गंवाए हुए स्टार्ट करेंगे। इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन के पास, ताकि वो भी अपनी क्लास में आके अपनी ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सके और 2024 के लिए एकदम रेडी हो सके। तो पहला नंबर सवाल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सुपरफास्ट क्लास का पहला नंबर सवाल है, बताइए आप सभी स्टूडेंट कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना यहाँ पे है बातचीत। तो ये क्या है एक प्रकार का, इसका जवाब आप लोग बताइए। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो आपको पता होगा बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो एक प्रकार का साथियों क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किसका लेखक है, तो बातचीत याद रखिएगा साथियों। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं ये भी याद रखिएगा। तो बातचीत की क्या बतलाना चाहते हैं, शैली बतलाना चाहते हैं। क्या, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो एक प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न में क्लियर करते चलूंगा, यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो है याद रखिएगा भारतेंदु युग। जी हाँ, भारतेंदु युग के क्या है, निबंधकार है कौन, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है प्यारे साथियों, याद रखिएगा भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा, द्विकवादपूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना। ऑप्शन नंबर 2 नीचे है, कहता है कि भीड़ से बात करना या अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना ही बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बतलाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बातचीत अपने से ही हो सकती है। चलिए 4 नंबर सवाल की हम लोग फटाफट से बढ़ जाएंगे और इसका नंबर देखते हैं 4 नंबर सवाल का कि क्या हो जाएगा। और आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल है। सभी क्वेश्चंस आज के इस क्लास में महा रिवीजन की क्लास में है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम के लिए लाए गए। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए या प्रवाहक भाषा होना चाहिए। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो प्रवाहकपूर्ण भाषा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रवाहकपूर्ण भाषा होनी चाहिए। सभी का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर सवाल है साथियों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, प्रताप, कर्मपुर या हिंदी प्रदीप ज्योत्सना। बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो कौन सा मासिक पत्र यहाँ पे निकाला था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हिंदी प्रदीप है यही जो है बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है, बिल्कुल राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम 2024 के लिए, यानी 20 दिन बाद ये क्वेश्चंस में आपको छप सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, आलोचना की है, गीत की है, शोध या निबंध की है। तो बातचीत एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। याद रखिएगा एमबीबीआई सवाल आपके एग्जाम में ये बनते हैं, प्रत्येक साल ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है हिंदी के इस चैप्टर से, और फिर से 2024 में रिपीट होने की संभावना 100% है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यहाँ पे हमने बार बार जिक्र किया है सभी चैप्टर में कि जो भी प्रश्न हिंदी के बनते हैं वो लेखक के परिचय से, उनके जन्म और मृत्यु से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था बताइए। 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिएगा, 23 जून 1844। कितना, 23 जून 1844 याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा हम लोग चलते हैं। कहता है स्वयंगिता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है स्वयंगिता स्वयंवर, बताइए। जब आप इसका पीवाई को उठा के देखेंगे क्वेश्चंस
इसका बैंक उठा के देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक, तो सभी सवाल आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस बैंक कर लीजिए तब, या आज की इस क्लास को आप लोग देख लीजिए तब, दोनों बराबर है, एक भी प्रश्न आपको इधर उधर से नहीं लाया गया है, और जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम वैसा ही प्रश्न को इसमें शामिल किया गया। तो स्वयंता स्वयंवर किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्रा की है, श्रीनिवास दास की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। आपको पता होगा यहाँ पे श्रीनिवास दास जी, इन्होंने स्वयंता स्वयंवर की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 9 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा न्यूनतम ब्रह्मचारी इन्हीं का है, 100 अजान और 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का है, सद्भाव का अभाव भी इनका है, लेकिन परीक्षा गुरु इनका नहीं है। परीक्षा गुरु क्या है? इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए, और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह सवाल कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या पश्च विद्या। तो बालकृष्ण भट्ट की है कौन सी रचना यहाँ पे जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, बताइएगा। रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट है। रेल का विकट खेल जो है ये किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। आपके फाइनल एग्जाम के लिए एमबीबीआई सवाल साबित हो सकता है, और फिर से 2024 में रिपीट होने के लिए एकदम तैयार है सवाल। 11 नंबर सवाल का जरा जवाब आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी रॉबिन्सन क्रूसो इसी बातचीत के चैप्टर में बताते हैं कि 16 वर्ष के उपरांत किसी के मुख से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के, सैंडे के, एडिसन के या स्टील के। याद रखिएगा इस चैप्टर में जो फ्राइडे का यहाँ पे उल्लेख किया गया है और उसका यहाँ पे नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये सवाल, क्योंकि बार बार लगभग 5 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बताइए। तो जैसा कि हमने बताया था, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, और ब से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? फिर वही सवाल, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत में हम लोग क्या करते हैं? भाषण करते हैं क्या? गलत। संवाद करते हैं? संवाद तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार का संवाद करते हैं? तो शैली के हिसाब से कि किस प्रकार से हमें बातचीत करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने जिक्र किया है। तो ये बातचीत की शैली है, और हमेशा ये 2 लोगों के बीच में ही होने चाहिए। अगर तीसरा बीच में आता है तो ये जो बातचीत की शैली है उसके लिए घातक साबित होता है। कौन सा उपाय बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बताइए। यहाँ पे इसका आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये 4 ऑप्शन जो आया था ऊपर उसमें ये ऑप्शन शामिल था। तो उपन्यास जो है, उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला अंचल है, गलत। में गोदान है, ये भी गलत। अंतराल है, ये भी गलत। 100 अजान और 1 सुजान की हमने जिक्र किया था पिछले ऑप्शन में। तो ये जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि मंगल पाठ जो होता है नाटक के प्रारंभ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भजन बोलते हैं, नंदी पाठ बोलते हैं, मंगला आचरण बोलते हैं, या आरती बोलते हैं? तो उसको हम लोग नांदी पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। नाटक का जब आरंभ होता है और आरंभ में कुछ संगीत काय आती है, आरती आती है, तो उसमें क्या होती है? नांदी पाठ का पाठ किया जाता है। 16 नंबर सवाल का जरा जवाब आप लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए लाए गए हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष की अवस्था, या 18 वर्ष की अवस्था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को याद रखिएगा 16 वर्ष की अवस्था तक क्या हुआ था? मुख देखने का क्या हुआ? अधिकार नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी का सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। 17 नंबर सवाल जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसा सवाल है। 17 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने, वेन स्टोन्स ने, स्पेंसर ने, मिल्टन ने। तो बोलने से ही किसी मनुष्य का साक्षात्कार होता है, कहने का मतलब है कोई अगर व्यक्ति बोलता है तो पता चलता है कि कैसा व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेन जॉनसन ने ऐसा बोला था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। बात करें प्रश्न की, आपके एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है आपके एग्जाम के लिए, और बार बार फिर से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा बेन जॉनसन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है,
यह किसका मत है? क्या यह बालकृष्ण भट्ट जी का मत है, एडिसन का है, बेन जॉनसन का है, मिल्टन का है या स्टेंसर का है? तो ये एडिसन कहते हैं। कौन कहते हैं? एडिसन का मत है कि सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और बातचीत के लेखक के बारे में पूछा जाएगा तो बेन यहाँ पे क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी है। फटाफट से हम लोग 19 नंबर सवाल पे आ चुके हैं। कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो हमेशा याद रखिएगा दो से ज्यादा अगर आती है तो असल बातचीत वो नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 20 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइए। क्या बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? एमबीबीए क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन आपके 2024 के लिए हो सकता है। और अब लोग बताइए कि बातचीत से ही मन किस प्रकार का होता है? क्रोधपूर्ण होता है, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत से जो मन होता है वो क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कहता है किसे न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति याद रखिएगा। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं है तो सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है। ऐसा लगता है कि पूरा सृष्टि ही गूंगी है, हम नहीं गूंगी है, यानी पूरा सृष्टि ही गूंगी है। तो वाक शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप पूरे सृष्टि को क्या मानते हैं? गूंगी प्रतीत होते हुए मानते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन से कि कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? तो इसका जो जवाब होगा यूरोप याद रखिएगा। कहाँ? यूरोप याद रखिएगा। और बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यूरोप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो आपको पता ही है आधुनिक काल के क्या है ये रचनाकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी है आधुनिक काल के क्या है रचनाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगाइए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ लेना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइए और लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैं अच्छी नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ ग्रुप के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर सवाल कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन के स्टील श्रेणी में रखा था। तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बालकृष्ण भट्ट किस का निवास स्थान कौन सा है बताइए? तो इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, योगी जी के राज में। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है बताइए? आर्यवर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। सभी का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। तो हिंदी प्रदीप का क्या किया था इन्होंने? जी हिंदी प्रदीप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बालकृष्ण भट्ट ने इसी पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप का नाम बार बार आपके एग्जाम में जिक्र किया जाता है। ये जो है 1877 में इन्होंने पहला हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। कब निकाला था? तो 1877 याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है, नहीं पे फोकस करना। नो और यस में आपको क्या किया जा सकता है? यहाँ पे फंसाया जा सकता है। तो रचना यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती नहीं है, बेनी संहार नहीं है, मेघदूतम नहीं है, या मेघनाथ वध नहीं है। तो मेघदूतम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बातचीत के माध्यम से टोटल 28 क्वेश्चन ऐसे बन सकते थे जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। अब हम लोग चलेंगे उसने कहा था पर। ये तो चर्चित कहानी है और आपको मजा भी आता होगा इस कहानी को पढ़ने में। लहना सिंह, सबसे पहले याद रखिए लहना सिंह इसका क्या है? मुख्य पात्र है। और किसके पद पर था? तो जमादार के पद पर है। क्या करते हैं? तो लड़ाई करने का कार्य करते हैं। इनका लहना सिंह के प्रेमिका से मिलन कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? तो मामा के यहाँ हुआ था। इसके मेल मिलाप याद रखिएगा बिल्कुल। तो इससे सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं कि कैसा कैसा सवाल है। कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? सबसे पहला सवाल जो कि मैंने अपने मौखिक मुंहों से बताया है, और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। आपको मैंने
इसका शुरू में डिटेल्स बता दिया है और वो रामबाण आपके लिए साबित होगा। तो कौन सी कहानी है यहाँ पे, उसने कहा था जो कहानी है वो किस शहर का चित्रण किया गया है, अमृत शहर का किया गया है जो चंडीगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मगर था, माझे था, कटरा था, तेलघरिया था। तो माझे क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम था। मगरे कहाँ था? यहाँ पे मगरे होगा, मगरे उनके प्रेमिका के गांव के नाम था। तो लहना सिंह बार बार अपने प्रेमिका से एक सवाल करता है, वो क्या करता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब यहाँ पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? तो लहना सिंह जो है यहाँ पे किसके पद पे है? जमादार के पद पे है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लहना सिंह वहां के जमादार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कहता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नाम। जो दोस्तों जो 4 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, यानी इनका जो सिख राइफल्स था उनका नंबर का क्या था? 77 था, 105, 1805 या 72? याद रखिएगा ये जो सवाल है आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है आपके हिंदी में। सबसे ज्यादा बार ये सवाल पूछे गए, उनके जो राइफल का नंबर था वो 77 था, याद रखिएगा। और 2024 में फिर से ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अलालपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो सूबेदार को जो जमीन दिया था वो लायलपुर में दिया था। किसके बदले में दिया था? तो लड़ाई करने गया था उसके बदले में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर, राजस्थान, कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश या गुजरात में। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, दिमाग थोड़ा कह देते हैं। कहता है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था साथियों गुलेरी जी का जन्म? जयपुर राजस्थान, बिल्कुल याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल की ओर। कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी ये वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसे? वजीरा सिंह की गोद में। और अपने प्रेमिका से एक वचन लिया था कि उसके प्रेमिका के वचन उसके पति और उसके बेटे का ख्याल रखेगा। उसी को रक्षा करते हुए लहना सिंह ने अपनी मृत्यु का कारण बना था, याद रखिएगा। वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। एंड 9 नंबर सवाल है कि पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? यहाँ पे पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुखियातार सिंह, वजीरा सिंह? तो ये जो है पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह, याद रखिएगा। कौन था? पलटन का विदूषक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह? तो हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, यानी उनकी प्रेमिका के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी, याद रखिएगा। जर्मनी के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जिस प्रकार से ये सुपरफास्ट क्लास आपको चल रही है उसी प्रकार आपको लाइक से सब्सक्राइब कर देना है ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और आज की क्लास का आनंद ले सके और 90% की उम्मीद रख सके। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या ऑप्शन नंबर 2 नीचे का था लहना सिंह या वजीरा सिंह? तो लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था अपने 77 नंबर के राइफल से, याद रखिए। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1915 में कहानी प्रकाशित हुआ था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये भी किसकी है? याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कछुआ धर्म किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरानी हिंदी रचना है। रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नंबर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। क्या है? किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो ये जो है मजदूर और प्रेम, इनका बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी हिंदी, मुरारी, मोरी, कुरुआ और देवा में प्रिया, ये सभी इन्हीं का है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई नहीं, यहाँ पे क्या होगा? कुरमाई होगा। बिल्कुल यहाँ पे गलत टाइपिंग है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुरमाई। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, इसका जवाब बताइए। तो मंगनी होता है विवाह, करवी बात, दहेज। तो यहाँ पे जो होता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो मैंने आपको बताया था मंगनी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो ये जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने? 5 भाग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। गुलेरी जी का जन्म बताइए कब हुआ था। 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 1883 या 8 जुलाई 1890। तो गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ये उसने कहा था का पात्र है। किसका है? उसने कहा था का सिर्फ पात्र नहीं है, मुख्य पात्र है। क्या है? मुख्य पात्र माना जाता है राणा सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 21 नंबर सवाल है कि बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, राणा सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, तो बिल्कुल राइट है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन? बोधा सिंह। 22 नंबर, चंद्रन समाज गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था, तिरिच है। तो ये जो है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल राइट है, आपको पता ही है। कौन सी कहानी चंद्रधर्म गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या कफन। तो कफन इनका नहीं है, बाकी बात तीनों इन्हीं का लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये फतेहपुर के थे, गुलेर के थे या मनेर के थे या गहमर के थे। तो इनके नाम में ही है गुलेरी जी यानी चंद्र समाज गुलेरी, तो ये गुलेर के निवासी थे, याद रखिएगा। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक सवाल भी बनता है। कहानी के कहानीकार बताइए, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मीडिया क्वेश्चन देखने भी आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट आपके 2024 यानी 20 दिन बाद पूछे जा सकते हैं। किस युग के कहानीकार हैं? फिर से सवाल है, द्विवेदी युग, भारतंजी युग, प्रेमचंद युग। तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। कौन? चंद्र समाज गुलेरी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, आपको पता ही है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो एक प्रकार का कर्म प्रधान है, क्योंकि उसमें जो उसके प्रेमिका के द्वारा कर्म करने को बोला जाता है वो करता है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद, द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो हम लोग बात कर रहे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में, तो इन्हीं का होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। लेकिन जब आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप एकदम कंफ्यूज खाते हैं, तो याद रखिएगा पुरानी। पुरानी मतलब चंद्र, चंद्र याद रखिएगा। 9 इसमें और है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर सवाल है, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह यहाँ पे याद रखिएगा राणा सिंह का क्या था? भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, बचपन में राणा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बार बार करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। कुरमाई का मतलब मैंने आपको बार बार बताया कि मंगनी होता है, याद रखिएगा। एंड लप्टन साहब, सूबेदार पे कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 50, 20, बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर इसका जवाब, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सॉरी इसका मैं उत्तर बताना भूल गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। अमृतसर में राणा सिंह के कौन था? तो मैंने बताया उसके मामा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बिल्कुल भी मैं टाइम अब नहीं लेने वाला हूँ ज्यादा, फटाफट से आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको रिवाइज ऐसे ही कराया जा सकता है, सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए। सूबेदार को वापस मिलाने के लिए किसे भेजता है? तो आपको पता ही है, वजीरा सिंह को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को कहा था। यानी मैंने आपको बताया कि लहना सिंह से वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ये जो है वजीरा सिंह बैठा था, यानी उनकी प्रेमिका की पति। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? हमने बताया आपको अमृतसर के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, किस वर्ष की रचना है? तो याद रखिएगा 1915 में रचना को प्रकाशित किया गया था। कब? 1915। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। तो साथियों इतना ही क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा, और आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इतना फास्ट में आपको कराया गया है। मात्र लगभग 60 क्वेश्चन मात्र 25 मिनट में सॉल्व किया गया, जो कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे फास्ट क्लास है। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक साथ 5 चैप्टर के साथ धुआंधार तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे। जब तक 90% आप ला नहीं लेते अपने बोर्ड के एग्जाम में, तब तक स्टडी विथ रवि के साथ जुड़े रहें और व्यस्त रहे पढ़ने में। मात्र 20 दिन और गर्दा गर्दा मचा के आइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज की क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।